प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज आप लोगों के साथ प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के एक पॉइंट अपेक्षित अधिगम स्तर, जो कि अपने आप में एक चैप्टर है, इस विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने इस चैप्टर को सेलेक्ट किया है उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने का प्रयास किया है, जिसमें अपेक्षित अधिगम स्तर, ये सब पॉइंट्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, शिक्षा प्रक्रिया क्या है, इसका जो ये संकल्पना है ये कहाँ से आई है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, कैसे निकल के आया और इसका मीनिंग क्या है रियल में। और इस प्रकार से हम ये जो अधिगम है उसके अनुभव के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन से पक्ष होते हैं, उसके अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या हैं, इस चैप्टर को क्यों सेलेक्ट किया गया है, इस टर्म को क्यों सेलेक्ट किया गया है और पाठ्यक्रम क्यों रखा गया है, इन सब विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा प्रक्रिया है वो मूल रूप से 3 जो प्रमुख यहाँ पे हमने बिंदु सेलेक्ट किए हैं, इनका जो है सम्मिश्रण है। एक्चुअल में जब ये पूछा जाता है कि शिक्षा प्रक्रिया के पक्ष कौन कौन से हैं या इसके आयाम कौन कौन से हैं, तो अलग अलग अवस्था में या अलग अलग परिस्थिति में या कहें कि अलग अलग भाव में पक्षों को अलग अलग तरीके से डिनोट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मनोविज्ञानों में जॉन डीवी ने अलग पक्ष बताए, शिक्षा के एडम ने अलग बताए, लेकिन यहाँ पे अपेक्षित अधिगम स्तर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें इस ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। जो शिक्षा प्रक्रिया जैसे जो मूल प्रोसेस है, जहाँ पे हम सहभागी हैं, शिक्षक भी एक विद्यार्थी भी, तो वहाँ पे उसमें 3 आयामों पे काम होता है। कौन सा? सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, जिनके सापेक्ष विद्यार्थियों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको अधिगम के लिए, उसको सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। मीन्स क्या है? उनके अधिगम से पहले, उनको सिखाने के पहले टीचर कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को केंद्र बिंदु में बना के उसकी आसपास की परिधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को रखकर और एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जैसे हो सकते हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे एक टाइम विशेष में, कितना सीखेंगे और वो कैसे सीखेंगे, इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं तो उसके सापेक्ष जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उससे जो विद्यार्थी होते हैं उससे उनको अधिगम अनुभव प्राप्त होता है। यही अधिगम अनुभव है जो उनके जीवन पर्यंत काम आने वाली कंटेंट होती है, विषय सामग्री होती है। तो इस टाइमिंग में वो पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझना सीखते हैं, बोधगम्यता आती है, सृजनात्मकता आती है, चिंतन, तर्क और बहुत सारे। तो जब ये कुछ सापेक्षता जिस लेवल के विद्यार्थी हैं उनके सापेक्ष जो शैक्षिक उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं उसके अधीन जब वो कुछ अधिगम अनुभव ले लेते हैं, मीन्स उनकी जो लर्निंग हो जाती है, उस लर्निंग के बाद एक प्रॉपर टाइम के बाद वो टीचर्स जो शिक्षक हैं वो उनका मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने कितना सीखा है। तो ये सीखा है जो ये मूल्यांकन के थ्रू जो निकल के आता है, उससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी हैं उनको जितना सिखाया गया है और उसके सापेक्ष उन्होंने कितना सीखा है। अब यहीं पे ये टर्म निकल के आता है, उनके अधिगम का स्तर क्या है। क्योंकि क्या अधिगम का स्तर तो एक सामान्य सी परिस्थिति होगी, लेवल, लेकिन जब भाई अधिगम का स्तर, तो मीन्स इसके पहले अधिगम हुआ है,
स्वाभाविक है कि उसी अधिगम का स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस टाइमिंग में उन्होंने जो सीखा है उस अधिगम का स्तर क्या है, क्या उन्होंने अपेक्षित जितनी आशा की गई थी उसको प्राप्त किया है या नहीं किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसकी संकल्पना पे आते हैं कि ये संकल्पना कहाँ से आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया और सिफारिश की गई कि विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम अधिगम दक्षताओं का निर्धारण किया जाए ताकि सभी विद्यार्थियों में उन दक्षताओं का विकास हो सके। इस नीति में न्यूनतम अधिगम स्तर को अधिगम दक्षताओं के रूप में निर्धारण करने पर बल दिया गया तथा समस्त राष्ट्र में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसमें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और इसमें जो न्यूनतम अधिगम स्तर की बात है जो वो न्यूनतम अधिगम दक्षताओं से है। दक्षताओं मीन्स स्किल्स में जो इफिशियंसी है, मीन्स किसी कक्षा के सापेक्ष जो विद्यार्थी हैं वो उसके सापेक्ष कितना लर्न कर पा रहे हैं, उनमें कितनी इफिशियंसी आ पा रही है, वो कितना स्किलफुल हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद एक दबे समिति का गठित किया गया जो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रही समिति, और प्रोफेसर HR दबे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसने कार्य किया कि कक्षा से 1 से 5 तक जो विषय चलते हैं सामान्यतः, जिसमें भाषा है, गणित है, परिवेश अध्ययन है, उनमें न्यूनतम अधिगम दक्षताओं का निर्धारण किया गया और ये कहा गया यदि इस कक्षा का विद्यार्थी है तो उसको कम से कम इतनी इफिशियंसी डेवलप करनी ही होगी। इसके बाद इसमें कुछ और सब्जेक्ट जोड़े गए जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा थी, कला शिक्षा थी, कार्य अनुभव था। जब ये प्रोफेसर HR दबे समिति ने जब अपने सजेशंस दिए तो उसके बाद क्रियान्वयन प्लान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद आया और उसी का और प्रसार था 1992 में, उसके अंतर्गत इस शब्द को जो न्यूनतम अधिगम दक्षता शब्द था उसको अनिवार्य अधिगम स्तर नाम दिया गया, एसेंशियल लेवल लर्निंग। अब देखो वहाँ न्यूनतम था, यहाँ अनिवार्य कह दिया गया। जब चिंतन किया गया शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम में बात आ जाती कि कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे कह दिया कि अनिवार्य नहीं, इस कक्षा में इतना आना ही चाहिए। मीन्स क्या, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टीचर के ऊपर। ये कहा गया कि कक्षा के इस विद्यार्थी के लिए इतना अधिगम स्तर चाहिए ही। ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एनवायरनमेंट की भी, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना विद्यार्थी को मैच्योर बनाना ही है। देखिए हम लोग क्लासरूम में होते हैं तो देखते हैं जब टेस्ट होते हैं तो हमारे लिए डिसाइड किया गया है कि 33% मार्क्स लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, यदि उतने नहीं लाते हैं तो फेल हो जाते हैं। मीन्स क्या, वो अपेक्षित है, उतना अनिवार्य है। सामान्यतः एजुकेशन की प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से। हम देखते रहे हैं कि कक्षा में जो टीचिंग चलता है, स्टूडेंट क्या लर्न करता है, इस लर्निंग के टाइम पे मोस्टली गुणवत्ता को लेके बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती रही है। स्वाभाविक है जो पॉलिसी बनती है इस गुणवत्ता को सापेक्ष रख के ही डेवलप की जाती हैं। जब एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सामने रख के कोई पॉलिसी निर्मित की जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसके उद्देश्य बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम कहें तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर जो ये कॉन्सेप्ट आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्लासरूम के छोटे छोटे बच्चों के लिए। सामान्यतः हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं कि भारतवर्ष में 2009 में राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया और इम्प्लीमेंट हुआ भी।
जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। राइट टू एजुकेशन ने शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया। जब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट जुड़ गया तो मतलब ये हो गया कि अब जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, मतलब प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, उनको विद्यालय में जाना है जहाँ पे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और क्योंकि वो अनिवार्य है, इसलिए सरकार ने इस उत्तरदायित्व को निःशुल्क कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि कोई ना जा सके, तो गरीब भी जा सकता है, अब अमीर भी जा सकता है। तो स्वाभाविक है, जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया तो अब सार्वभौमिक शिक्षा के जो पक्ष हैं उसके लिए 3 आयाम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम समझने का प्रयास करते हैं। प्रवेश, धारणा और प्रगति। विद्यार्थियों को सार्वभौमिक शिक्षा में हमने अनिवार्य शिक्षा के साथ और निःशुल्क के साथ हमने प्रवेश तो दे ही दिया। मतलब जब सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ तो उसके लिए अनिवार्यता थी कि विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए, तो हमने राइट टू एजुकेशन के थ्रू उनको प्रवेश दे दिया निःशुल्क। अब जब वहाँ प्रवेश पा गए तो अब ये एक उत्तरदायित्व आ जाता है कि वो कुछ सीखें, तो स्वाभाविक है वो धारण करें। इसके लिए विद्यार्थियों वो शिक्षकों पे एक उत्तरदायित्व आया कि उनको अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाना ही है, कि मतलब क्लासरूम के अकॉर्डिंग उनका जो अधिगम स्तर हो, तो कम से कम इतना तो लर्न करना ही है उनको। और उसके बाद जब वो अधिगम करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रगति होगी। प्रवेश दिया, कक्षा में रोका गया, उनको अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाया गया, और देन प्रगति। तो जब इन तीनों आयामों पे वर्क होता है, काम किया जाता है, तो शिक्षा सार्वभौमिक होना स्वाभाविक हो जाते हैं। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की रीच हो जाती है, एक्सेस संभव हो जाती है। यहाँ पे हम आते हैं, एनसीईआरटी ने अब 2017 में एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें इन सब्जेक्ट वाइज प्राथमिक जूनियर लेवल पे अधिगम स्तर को निर्धारित किया गया। इस ड्राफ्ट में सारे सब्जेक्ट को 1 से 5 तक और उसके बाद 6, 7, 8 तक सब्जेक्ट के सापेक्ष उद्देश्य डिसाइड किए हैं और उसमें अधिगम स्तर को डिफाइन किया गया है। यहाँ समझते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर है क्या। एक्चुअल में इन वर्ड्स से देखते हैं। न्यूनतम जो पॉलिसी में आया था 1986 में और 1992 में, न्यूनतम अधिगम स्तर से अभिप्राय उन अधिगम योग्यताओं और कौशलों से है जो किसी विद्यार्थी के द्वारा एक निश्चित समय एवं कक्षा की समाप्ति पर निश्चित रूप से प्राप्त कर लिए जाने चाहिए। बात आ गई वहीं पे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम की, जो विद्यार्थियों में कक्षा के सापेक्ष विद्यार्थियों के अंतर्गत उनमें एक प्रॉपर समय में कुछ निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप एक निश्चित योग्यता और निश्चित कौशलों में एफिशिएंसी आ ही जानी चाहिए। देखिए यही शब्द है जो आगे चल के अपेक्षित में टर्म हुआ, चेंज हुआ। तो अपेक्षित अधिगम स्तर में 3 शब्द आते हैं, अपेक्षित, अधिगम, स्तर। अधिगम स्तर, स्तर मीन्स स्तर, अधिगम मीन्स सीखने का स्तर, और अपेक्षित जो जिसकी प्रत्याशा की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्याशा में मतलब क्या कि किसी कक्षा के सापेक्ष डिसाइड किया जाता है कि यदि कक्ष में कोई निर्धारित किया गया कि किसी विद्यार्थी के मार्क्स कम से कम उसको पास होने के लिए 33% अपेक्षित है, यदि नहीं आते तो वो फेल हो जाएगा। तो यदि उस स्तर को पा लेता है तो विद्यार्थी तो क्या कहा जाएगा कि उसने अपने अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर लिया। जैसे डिक्टेंशन के लिए अपेक्षित क्या है 75%, और जब आप 75% मार्क्स लाते हैं तो मार्क्स के आगे डी लेके आता था सब्जेक्ट में, हाई स्कूल इंटर में देखा होगा। तो क्या है डिक्टेंशन के लिए अपेक्षित कितना 75%, बस यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, अभी रिसेंटली आप लोग सुन रहे होंगे, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, जिसको एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कहा गया था। अभी जस्ट एग्जाम्स हुए थे, आप लोगों ने नोटिस किए होंगे
उनमें कस्तूरबा विद्यालयों में या प्राइमरी जूनियर्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाए गए थे। आप लोगों ने कॉपियाँ चेक की थी। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित दक्षताओं की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। मीन्स क्या, जो उन्होंने अचीव किया है विद्यार्थियों ने कक्षा के सापेक्ष दक्षताओं की संप्राप्ति, अचीवमेंट जो उनका है वही। देखिए, अधिगम अनुभवों के प्रकार हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में वर्णित किया था क्लासरूम में जब डिस्कशन हुआ था। तो अधिगम अनुभवों के प्रकार जो है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो अधिगम जो वर्गीकरण दिया गया है शैक्षिक उद्देश्यों का, वो 3 पक्ष में थे, ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में और क्रियात्मक पक्ष में। तो ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, जैसे ज्ञानात्मक लेवल के जो ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उनके सापेक्ष अधिगम अनुभव होने चाहिए, जैसे जानना है, समझना है, चिंतन है, विश्लेषण है, तर्क है, पढ़ना है, लिखना है, बेसिक क्रियाएं जो हैं। भावात्मक पक्ष में जो भाव से, इमोशन से संबंधित होती हैं, व्यवहार है, आदत है, रुचि है, रुझान है, मूल्य है, आदर्श हैं, जिसमें जैसे चरित्र का निर्माण होता है, है? जैसे क्रियात्मक पक्ष में कल्पना और सृजनात्मकता की प्रवृत्ति विकसित होती है, खेल कूद और सहयोग की भावनाएं आती हैं। तो इस प्रकार के अधिगम अनुभव के 3 पक्ष हैं। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है क्या हम यूज करते हैं, पुनर्बलन। कक्षा में हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी जब लर्न नहीं कर रहा होता है तो उसको हम पुश करते हैं, तो रीइंफोर्स करते हैं। तो ये अपने लास्ट लेक्चर में पुनर्बलन पे थोड़ी सी चर्चा भी की थी, जब पुनर्बलन कौशल पे हमने डिस्कस किया था। तो पुनर्बलन एक सहायक क्रिया है जिसमें हम पुनर्बलन के प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन में हम क्या करते हैं, जब कक्षा में विद्यार्थी लर्न कर रहा होता है या उसका टेंशन नहीं रह रहा होता है क्लासरूम में, तो हम सापेक्षता ताकि वो अटेंटिव हो सके, लर्न कर सके, तो वांछित क्रियाओं को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे स्टिमुलस जनरेट करते हैं वहाँ पे ताकि वो वांछित क्रियाओं में अटेंटिव हो सके। और वो जो क्रियाएं होती हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन की होती हैं। जैसे कुछ समझाना है तो हमने फिगर दिखा दिया, या रियल एक्सपीरियंसेस करवा दिए, या डिस्प्ले कर दिया कोई चीज़ को, है, या उसको प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छे, इस टाइप से। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या करते हैं, जैसे क्लासरूम में कोई विद्यार्थी है, अटेंटिव नहीं रह रहा है, बगल वाला उससे बात कर रहा है तो उसको डांट दिया। मीन्स क्या, जो क्लासरूम में जो अवांछित क्रियाएं हैं उनको रोक दिया। जो अवांछित क्रिया मीन्स क्या, जो उसकी लर्निंग के लिए बाधा बन रही हैं, इस टाइप की क्रियाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम समझें क्या कि अपेक्षित अधिगम स्तर के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं। हमने जब इतने सारे विषय पे डिस्कस किया, इतने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया, तो अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या हैं कि शिक्षा का एक स्वाभाविक है कि सार्वभौमिकरण करना, जैसे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा हर किसी तक पहुँच हो, शिक्षा तक सबको सुलभ हो। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ साथ हो कि विद्यार्थियों में अपेक्षित दक्षता विकसित हो सके। स्वाभाविक है कि अपेक्षित दक्षता यदि विकसित नहीं हो पाएगी तो स्वाभाविक है कि वो उसके रोजगार में भी प्रॉब्लम होगी, उसको दैनिक जीवन में भी प्रॉब्लम होगी, और इस टाइप से। और विकासात्मक प्रक्रिया का जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। और एक व्यक्ति यदि शिक्षित नहीं है, उसका पूर्णतः विकास संभव नहीं है, स्वाभाविक रूप से रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अपेक्षित अधिगम स्तर है, जो विषय है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है कि कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सापेक्षता कितना सीखना है, कितना मिनिमम सीखना है या एक्सपेक्टेड सीखना है, इन दोनों आयामों पे बहुत ही किसी भी शिक्षक को गौर करने की ज़रूरत है।
मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा के बाद या मेरे इस प्रस्तुतिकरण के बाद आप लोग इससे इस कॉन्सेप्ट को समझने में सहजता रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अब आप किसी पुस्तक के माध्यम से या टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसको स्टडी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच।